वेलकम मेरे बच्चों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे बच्चों, ये जो शिक्षण का ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया हूँ, ये विशुद्ध रूप से मात्र सेवार्थ है। हमारी इच्छा है कि मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वो हम आगे आप लोगों तक पहुंचा दूं। मात्र इस उद्देश्य से मैं ये ऑनलाइन क्लास का प्राविधान आप लोगों के सम्मुख किया हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा शिक्षण की यह विधा आपको पसंद आ रही होगी, आपकी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। इसी के साथ ये भी निवेदन करूंगा कि मेरे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, उपयोगी लग रही है, परीक्षा अनुकूल लग रही है, तो इसका शेयरिंग बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। इसे आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना इसका शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी ये प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम लोग अपने विषय पर आते हैं। मेरे बच्चों, हम लोगों का पाठ्यक्रम चल रहा था तत्पुरुष। इस तत्पुरुष के सारे भेद प्रभेद, इसकी भूमिका, ये सब हम लोग अपने पाठ्यक्रम में पूरा कर लिए हैं। कल का जो बीते हुए कल का जो वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग लुप्त कारक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नए तत्पुरुष, ये चार तत्पुरुष को हम लोग कल अपने अध्ययन में विषयगत रखे थे। आज का जो विषय होगा, आज का विषय जो शेष बचे हुए तीन तत्पुरुष हैं, जैसे कि पहला तत्पुरुष है लुप्त पद तत्पुरुष। ये था लुप्त पद तत्पुरुष। जो नेक्स्ट बचा था वो था प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष। और उसके बाद का जो बचा था वो था आपका गति तत्पुरुष। गति तत्पुरुष। मेरे बच्चों, आज हम लोग इस तीन तत्पुरुष पर चर्चा करेंगे, जिसमें इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 6। जो तत्पुरुष समास का पहला वीडियो है, जो बच्चा उसे नहीं देख पाया है उसके समझ में नहीं आ पाएगा कि यहाँ से 5 और 6 और ये 7 आ गया तो शेष कहाँ है। तो उनके पहले वीडियो को देखना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हम इन तत्पुरुष समास का 2 वर्ग किए थे, व्याधिकरण तत्पुरुष और समान अधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण तत्पुरुष में कौन कौन से आए थे, व्याधिकरण तत्पुरुष में कौन कौन से आए थे, क्या उनका सिद्धांत था, क्या उनका लक्षण या पहचान था, वो सब डिटेल हमने किए हैं। अब तत्पुरुष समास का ये 3 तत्पुरुष शेष बचा है, लुप्त पद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और गति तत्पुरुष। अब देखना है मेरे बच्चों की लुप्त पद तत्पुरुष क्या है। लुप्त पद तत्पुरुष, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इसका दूसरा नाम रख सकते हैं मध्य पद लोपीय। मध्य पद लोपीय तत्पुरुष, आप इसको इस नाम से भी जानेंगे। अगर आप इसको इस नाम से जानेंगे
तो इसका विशेषण, इसका लक्षण इसके नाम में ही समाहित हो जाएगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहे हैं श्रीमान जी कि जब मध्य का पूरा पद मध्य पद लोपीय, जैसे हमने यहां पर लिखा बैल से चलने वाली गाड़ी। हमने क्या काम किया मेरे बच्चों, से चलने वाली इसका हमने लोप कर दिया, ये लोप हो गए और शेष हमारे पास बैल गाड़ी। कितने पद बचे? 2। बैल गाड़ी, हमने यहां पर इसको बैलगाड़ी। अब देखिए इस बैलगाड़ी का जो से चलने वाला पद मध्य में आ रहा है, उस मध्य का हमने लोप कर दिया और लोप करके हमने बैल और गाड़ी सिर्फ इस 2 पद को यहां पर रख दिया। ये क्या बन गया? लुप्त पद तत्पुरुष या मध्य पद लोपीय तत्पुरुष। इसी तरह से बनमानुख, अब यहां पर क्या आएगा? वन में रहने वाला मानुख, मानुख मतलब मनुष्य, मानुष। अब यहां पर देखिए वन में रहने वाला मानुष, अब में रहने वाला इनका हमने लोप कर दिया और शेष जो हमारे पास बचे वो श्रीमान जी हैं वन और मानुष। यहां बराबर क्या हो गया? वन मानुष। ये लुप्त पद तत्पुरुष है मेरे बच्चों। इसी तरह से हमने लिखा गुरु भाई, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लो मधुमक्खी, चलिए मधुमक्खी लिख देते हैं। मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। आपको बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चों को लुप्त पद तत्पुरुष या इसको हम मध्य पद लोपीय तत्पुरुष के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये दोनों ही नाम है, दोनों ही नाम में से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको ये दोनों नाम याद है तो लुप्त पद तत्पुरुष क्या है? कहे मध्य पद का लोप करके बने हुए समास को हम लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। तो देखो मध्य पद का लोप होता चला आ रहा है। जैसे यहां बैलगाड़ी था तो बैलगाड़ी मध्य पद कैसे हुआ कि भाई बैल से चलने वाली, इसको हमने लुप्त कर दिया और गाड़ी, तो यहां बैल और यहां गाड़ी मिला के बैलगाड़ी हो गया। वन में रहने वाला मनुष्य, तो में रहने वाला पद मध्य है और इस मध्य पद को हमने लुप्त कर दिया, अब केवल वन मानुख बचा। अब उसी तरह से मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी, तो को इकट्ठा करने वाली हम इस पद के मध्य पद का लोप कर देंगे। तो अब यहां पर शेष क्या बचा? मधु मक्खी। ध्यान देना मेरे बच्चों, मधुमक्खी। अब इसी तरह से हम यहां पर अगर लिख रहे हैं गुड़ में मिली हुई धनिया, गुड़ में मिली हुई धनिया। अब हमने यहां पर इसका मध्य लोप हम करेंगे मध्य पद का। तो जैसे मान लो में मिली हुई, इसका हमने लोप कर दिया, धनिया शेष बचा। अब यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा? गुड़
धानी, गुड़धानी यानी गुड़ में मिली हुई धनिया। अब एक बहुत विवादित शब्द पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। वो विवादित शब्द क्या है उसको हम आपको दिखा देते हैं। दही में पड़ा हुआ या डूबा हुआ बाड़ा। मेरे बच्चों, इस पर कई बार विवाद होता है, कई बार इसको तत्पुरुष समास के अन्य तत्पुरुष में जोड़ देते हैं, क्योंकि यहां में दिखाई पड़ जाता है। में दिखाई देते ही अधिकतर हमारे बच्चे इसको अधिकरण तत्पुरुष बता देते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आप में का प्रयोग कर रहे हैं तो हम के लिए का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। दही के लिए बाड़ा, दही में डूबा हुआ बाड़ा, दही का बाड़ा, तो तीनों आ जाएंगे। अतः अगर इसको हम तत्पुरुष में लाएंगे तो केवल किस में आएगा? लुप्त पद तत्पुरुष में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका देखिए बीच का जो पद है, में डूबा हुआ या पड़ा हुआ, इसका लोप हुआ है। इसका लोप होने के कारण ये लुप्त पद तत्पुरुष के ही अंतर्गत आएगा। और हम इसको बराबर में यहां क्या लिख सकते हैं? दही दही बड़ा। अब यहां अगर मूल रूप से देखें तो ये जो दही बड़ा है, ये दही बड़ा पर कई सवाल उठेंगे। पहला सवाल उठेगा क्योंकि में लगा हुआ है, तो में लगा होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष। क्योंकि ये भी सिद्धांत आपको बोलेगा में लगा हुआ, तो ये अधिकरण तत्पुरुष है। क्योंकि साफ यहां है कि दही में पड़ा हुआ या दही में डूबा हुआ बाड़ा, तो में लगने के कारण परसर्ग है। परसर्ग तत्पुरुष, परसर्ग के कारण कौन सा परसर्ग है? ये अधिकरण का परसर्ग है। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं के लिए। यहां क्या हो जाएगा? दही के लिए बाड़ा, तो ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। दही के लिए बाड़ा। अब हो सकता है कि हम दही में से बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? का। दही का बाड़ा। भाई सांभर वाला बाड़ा नहीं है, दही वाला बाड़ा है। दाल वाला नहीं है, दही वाला है। सब्जी वाला नहीं है, दही वाला है। तो यहां विशेषण विशेष भी आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो अब यहां पर आपका संबंध भी हुआ, संबंध हुआ। अचूक किसका बाड़ा है? दही का बाड़ा है। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कर्मधारय भी आ जाएगा, कर्मधारय तत्पुरुष भी आ जाएगा। अब इतने विवाद आते हैं दही बाड़ा में, और जो हाँ हमारे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे बच्चों, ये सारे के सारे शुद्ध रूप से दही बाड़ा का आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है। कारण कि अगर हम में लगाएंगे तो के लिए क्यों नहीं? आप ये कहते भाई दही में डूबा हुआ, तो हो सकता है दही में से निकल के बाहर भी रखा हुआ हो। क्यों हमें ये मान के इमेज करके क्यों चलें? यहां इमेज तो है नहीं, या सीधे सीधे व्याकरण है। क्या कह रहा है व्याकरण? तो ये सारे के सारे जितने हैं, ये मेरे तरफ से देखो बच्चों, ये हैं
अब ये दही बड़ा के ही दो ही स्थितियां आएंगी। यदि हम इसको तत्पुरुष में लाएंगे, दही बड़ा को, ये तत्पुरुष में जाएगा, तो तत्पुरुष में क्या होगा? लुप्त पद तत्पुरुष होगा। लुप्त पद तत्पुरुष, ये लुप्त पद तत्पुरुष होगा। कारण कि मैं पड़ा हुआ या डूबा हुआ का हम लोप कर रहे हैं। यहां कोई भी बात नहीं कर सकता और नहीं किसी तरह का कोई यहां विकल्प आ सकता है। तो यदि इसको तत्पुरुष में लाना है तो लुप्त पद तत्पुरुष में आएंगे। और हकीकतन अगर व्याकरण से आप देखेंगे तो व्याकरण से यह शुद्ध रूप से चला जाएगा द्वंद्व में। क्योंकि दोनों ही पद प्रधान है। चार थे द्वंद्व, दोनों ही पद प्रधान है। दही भी प्रधान है, बाड़ा भी प्रधान है। तो अगर पद प्रधानता के आधार पर देखेंगे तो द्वंद्व होगा, और लुप्त पद के आधार पर देखेंगे तो द्विगु होगा। अब सवाल आता है कि इसको किसमें माने जाए, परीक्षा में आंसर किसका दिया जाए। तो परीक्षा में आंसर आप बड़े ताव के साथ यहां दे सकते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष। ठीक मेरे बच्चों, क्योंकि ये बहुत विवादित था इसलिए सबसे लास्ट में रख करके आपको बताया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। जैसे मान लो तुला दान, तुला यानी तौल के बराबर देने वाला दान। गुरु भाई, गुरु के आश्रम में साथ पढ़ने वाला भाई, गुरु भाई हो गया। या गुरु का बेटा, वो भी गुरु भाई हुआ। बीच का पद आपने लोप कर दिया। इसी तरह से अगर हमने बोला, मान लो जो कि जलकुंभी, जल में उगने वाली कुंभी, दोनों पद का लोप किया, जलकुंभी हो गया। ठीक बच्चों, तो लुप्त पद तत्पुरुष आपके सामने है, जिसको हम मध्य पद लोपी या तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। कैसे बीच के पदों का लोप करके केवल आदि और अंत के पदों को जोड़ करके हमने लुप्त पद तत्पुरुष का निर्माण कर दिया। ठीक बच्चों, अब चलते हैं प्रादि तत्पुरुष। अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को इसकी आवश्यकता है तो आप लोग उतार सकते हैं, क्योंकि मैं भी है, के है, का है और कर्मधारय भी, क्योंकि यहां विशेषण विशेष्य है, ये भी लगेगा। कहां का बाड़ा? दही का बाड़ा, साभर का बाड़ा नहीं है, सब्जी का बाड़ा नहीं है, दही का बाड़ा है। तो एक विशेषण बन रहा है, एक विशेष भी बन जा रहा है। ये सारे विवाद हम आएंगे विग्रह के स्थिति में। लेकिन अगर आप व्याकरण के दृष्टि से देखेंगे तो सबसे सही व्याकरण का आंसर होगा लुप्त पद तत्पुरुष, क्योंकि बीच का पद लोप कर दिए तो उस पद में कौन सा कारक लगा है, उससे हमसे क्या मतलब। ठीक बच्चों, अब मैं मिटा रहा हूं इसको ताकि हम लोग प्राति तत्पुरुष की तरफ बढ़ सकें। प्रादि तत्पुरुष, मेरे बच्चों इसको याद रखना, प्रादि तत्पुरुष उपसर्ग आधारित है। उपसर्ग आधारित यानी इसका जो पूर्व पद होगा वो उपसर्ग होगा। इधर कोई भी शब्द आप रख सकते हैं। उपसर्ग प्लस शब्द बराबर प्रादि तत्पुरुष। ठीक है ना? आप यूं भी मान लीजिए कि इस समास में जो पूर्व पद होगा वो हमेशा उपसर्ग होगा, और उत्तर पद में कोई भी शब्द हो तो जो तत्पुरुष उपसर्गों से निर्मित होता है उसे हम प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है? वो प्रादि तत्पुरुष, जैसे हमने यहां लिखा
प्रतिध्वनि। ठीक है, पूर्व पद में देखिए क्या आ गया, उपसर्ग है, इधर आपका शब्द आएगा। उसी तरह से दुर्गुण। अब देखिए दुर जो है, थोड़ा सा हम इसको अलग इसलिए कर दिए ताकि आपको, या तो हम जैसे लिखे थे वैसे ही लिख दें, दुर प्लस गुण, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिध्वनि। ये हो गए दुर्गुण। अब हमको जैसे मान लीजिए कि यहां बोला उपदेय या उपदेव, उप प्लस देव, ये क्या हो जाएंगे, उपदेव। पूर्व पद में हमेशा ध्यान रखिएगा, पूर्व पद में हमेशा उपसर्ग आएगा। उपसर्ग के बाद अगर कोई शब्द बन रहा है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष। जैसे उपालंब, उपालंब, ये उपालंब हो गया। सब में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा। उपसर्ग से बना हुआ ध्वनि प्रादि तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं गति तत्पुरुष। गति तत्पुरुष पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक विशेष प्रत्यय जिसको उरी कहते हैं। उरी एक संस्कृत में एक ऐसा विषय है जिसको आपका हम कृत्वा से जोड़ करके चलते हैं। किससे, कृत्वा। ये कृत्वा भी एक तरह का प्रत्यय है, लेकिन ये सिर्फ कृत्वा ही रहेगा, दूसरा कोई प्रत्यय यहां पर लागू नहीं होगा। तो जहां पर भी कृत्वा प्रत्यय से कोई शब्द का निर्माण अगर बना हुआ है तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि गति तत्पुरुष है। जैसे स्वीकृत्य, स्वीकृत्य, तो कृत्य का क्या हो जाएगा, स्वीकृत्वा, एक कृत्वा हो जाएगा। जब आप तोड़ेंगे इसको तो कृत्वा हो जाएगा। शुक्लीकृत, ये हो गया, ये वहां पर शुक्लीकृत। अब शुक्लीकृत क्या हो जाएगा, जब हम इसका वो करेंगे विग्रह, तो ये हो जाएगा शुक्ली कृत्वा, यानी शुक्ला के द्वारा किया गया। कृत्वा भूतकालिक क्रिया होती है। कृत्वा जहां भी लगेगा वो भूतकाल को पैदा करेगा। ठीक है ना। अब जैसे स्वीकृत्वा, स्वीकार करके, शुक्ली कृत्वा, शुक्ली यानी शुक्ला जी द्वारा किया गया। अलंकृत, ठीक है, अलंकृत, ये क्या हो जाएगा, अलम कृत्वा, ये अलम प्लस कृत्वा। तो कृत्वा प्रत्यय से याद रखिएगा, क्योंकि उरी एक प्रत्यय आएगा, एक विधान है। तो कृत्वा प्रत्यय से बना हुआ कोई भी पद क्या कहलाता है, गतिक तत्पुरुष। ठीक मेरे बच्चों, आज हम लोग तत्पुरुष समास के सारे चैप्टर्स क्लियर किए। मेरे बच्चों, कल वाले क्लास को आप देख लीजिएगा। उसके बाद लुप्त, प्रादि और गति, ये तीन बचे थे जिसे हमने आज संकल्प कर लिया। तो लुप्त में क्या था, मध्य लोप करके हमने बनाया था। प्राद में क्या था, उपसर्गों के द्वारा बना था। और गतिक में क्या था, गतिक में आने के बाद उरी यानी कृत्वा प्रत्यय के आधार पर हमने पदों का निर्माण किया। इस प्रकार से मेरे बच्चों, आज तत्पुरुष समास का सारे भेद, उपभेद, लक्षण, परिभाषा, सूत्र
तत्पुरुष समास की संपूर्ण भूमिका और संपूर्ण विषय का आज हम लोग पूरा किए। उसे आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं मेरे बच्चों। इसी के साथ निवेदन पुनः वही कि मेरे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस निवेदन के साथ आज का इस पाठ्यक्रम का समापन करता हूं। धन्यवाद मेरे बच्चों।